आवाज़ आ रही है? Then we are going to start our class. Today's yes. आई होप आप सबका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से रहा होगा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट with our first class, that is relation and function. रिलेशन और फंक्शन की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे. आई हैव इंस्टॉल्ड एक्चुअली रॉन्ग पीपीटी. ऑल राइट, सो दिस वन इट इज़. एक बारी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए सबको आवाज़ आ रही है. येस, ओके साक्षी. ऑल राइट, सो CUD का बैच आपके लिए स्टार्ट किया गया है. यूट्यूब पर हम लोग फ्री पढ़ेंगे इस चीज़ को. और एज यू कैन सी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन. आवाज़ आपको क्लियर है और टेक्स्ट आपको क्लियर है, ये दो चीज़ के लिए प्लीज़ एक बारी बता देना मुझे. राइट है? ऑल राइट, सो बिकॉज दिस इज़ फ्री, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्लासमेट्स के साथ, सो डैट मोर एंड मोर पीपल कैन कनेक्ट. ऑल राइट, ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर टुडे, दैट इज़ सेट्स. तो सेट्स हम देखेंगे. रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले देखिए सब लोग एक तो पेन एंड कॉपी लेके बैठेंगे, कोई भी बिना नोटबुक के लिए नहीं बैठेगा. साथ के साथ आप जो हैं नोट्स बनाएंगे. रिलेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले सेट को समझेंगे. सेट क्या होता है लिखेंगे. सेट होता है आपका इट इज़ सेट इज़ a collection of well-defined objects, well-defined distinct objects, right? That is your set. Everything fine? All right, thank you Sakshi. So what is set? It is a collection of well-defined distinct objects. What do you mean by collection? collection में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. हम करली ब्रैकेट से सेट को लिखते हैं. कलेक्शन का मतलब होता है आप A, B लिखो या B, A लिखो, एक ही बात है. इनको इक्वल सेट कहते हैं. वेल डिफाइन का मतलब सबको पता है क्या होता है कि आपसे पूछा जाए कि मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है आपकी क्लास में, तो आप उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, राइट. लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स, अगर ये पूछा जाए तो वो सब बता सकते हैं, तो इट इज़ वेल डिफाइंड. इंटेलिजेंस जो है ये वेल डिफाइंड नहीं होती. इंटेलिजेंस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, राइट है कि किसी की कोई इंटेलिजेंस हो सकती है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट हेयर? डिस्टिंक्ट मीन्स रिपीट नहीं होना चाहिए. मतलब आप सेट में कभी भी A, B नहीं लिखते हो, आप लिखते हो A, B. एंड दीज कैन बी ऑब्जेक्ट्स, इनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, राइट है. डेट इज़ योर सेट. इक्वल सेट कब होता है? दो सेट को इक्वल कब कहते हैं? जब उसमें इक्वल नंबर हो, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. तो दो सेट में होने के लिए एक तो होना चाहिए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और दूसरी चीज़ क्या है? ब्राइट पेन कलर, वाइट और येलो, रेड आंट विजिबल. ऑल राइट, एक सेकेंड, लेट मी ट्राई. एक्चुअली अभी सेटअप जो है ना ऑफलाइन हो नहीं पाया, 2-3 दिन में हो जाएगा. तो आई विल इन्वाइट यू गाइज, हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ेंगे. ये भी मैं घर से पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा सेटअप में अभी है. ये देखो, दिख रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो कि आपको ये भी दिख रहा है. इक्वेशन कुछ और ऑप्शन है क्या हमारे पास? शैल आई यूज़ वाइट कलर? लेट्स ट्राई विद वाइट. ऑल राइट, सो दो सेट्स को इक्वल कब कहते हैं? एक तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और एलिमेंट्स जो हों वो सेम होने चाहिए. यानी सेट A, B एंड सेट A, B, सिर्फ ये ही दो इक्वल हैं.
एक होता है इक्विवेलेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट, ये प्लीज साथ के साथ लिख लेना। सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वाइट दिख रहा है ना, बेटर है, ओके। सो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट सेट्स। दो सेट को इक्विवेलेंट कहेंगे जब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी, ये सबको समझ आया, ओके। अच्छा, एक सेट के अंदर सबसेट कितने होते हैं ये कैसे बताते हो। मान लो किसी एक सेट है, सेट को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इस सेट के, 2 की पावर 3, 2 की पावर n होता है ना, रिमेंबर। तो 2 की पावर 3 डेट इज योर नंबर ऑफ सबसेट्स। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी, जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट क्या होता है, पावर सेट। P ऑफ A मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। उसी कलेक्शन की कार्डिनैलिटी जो है वो होती है 2 की पावर n। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है भाई, एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, एक होता है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, और कैसे मल्टीप्लाई करना है, कार्टेशियन वाइज करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें आपको दो सेट लेने होते हैं। आपने ए सेट लिया और बी सेट लिया और उनको क्रॉस कर दिया, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो नंबर्स का प्रोडक्ट ना होके जब दो सेट का प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। करते कैसे हैं इसको, इसके अंदर एलिमेंट देखो इस तरीके से डिफाइन होते हैं, सब लिख लेंगे प्लीज़। और इतने आपको डेफिनेशन में इसलिए नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि अब डेफिनेशन नहीं आएंगे अब आपके पेपर में, बोर्ड का एग्जाम हो गया, अब आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। कंसेप्ट ये है, एलिमेंट अगर 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 होंगे, या पूछा जाए कि पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे तो वो कितने होते हैं, 2 की पावर n। पावर सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, तो इट इज नंबर ऑफ सबसेट्स ओनली। अब a क्रॉस b आपसे अगर पूछ लिया जाए, कैसे डिफाइन करेंगे a क्रॉस b को, बताइए। इसमें होता है a कॉमा b, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब आप सोचोगे ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, पेयर तो समझ आया कि दो एलिमेंट है, एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से। ऑर्डर का मतलब है कि भाई ए कॉमा बी अलग है और बी कॉमा ए अलग है। इसके अंदर ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग करता है और स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी से बिलोंग करता है। ये बिलोंगिंगनेस का साइन है। इज दिस क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आपके पास ए के अंदर एलिमेंट है 1,2 और बी के अंदर एलिमेंट हैं BCD, ये एलिमेंट है। आपसे कोई पूछा जाए कि ए क्रॉस बी बताइए भाई, तो ए क्रॉस बी कैसे बताओगे, आपको पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा, तो 1,B 1,C 1,D एंड सिमिलरली 2,B 2,C एंड 2,D। नाउ इफ आई आस्क यू कि क्या B,1 एलिमेंट बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से, ये क्वेश्चन आपके पास, बताइए कि क्या B,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। हु इज गोइंग टू टेल मी B,1 डज B,1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आपको ये बताना है मुझे, करता है कि नहीं करता है भाई। देखो पहला एलिमेंट B है, लेकिन क्या पहला एलिमेंट B जो है ये ए सेट से बिलोंग कर रहा है, ए में तो बी है ही नहीं, तो इसका आंसर है नो। क्या ये इससे बिलोंग करता है, जी नहीं, ये इससे बिलोंग नहीं करता। आर वी क्लियर। यस साक्षी, वेरी गुड। तो ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझना। तो इसी का मतलब अगर B,1 बिलोंग नहीं करता ए क्रॉस बी में, तो इसका मतलब क्या है, आप नोट करके लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी और B क्रॉस ए बराबर नहीं होते, क्योंकि अलग अलग सेट हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, नॉन कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कब होता है, जब ये बराबर हो जाता। अब ये क्योंकि बराबर नहीं है तो हम इसे कहेंगे कि नॉन कॉम्यूटेटिव इट इज। आर वी क्लियर टिल हेयर। यस,
ओके, सो इट सेटिस्फाई द नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हु क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है आपका। क्लियर है? इसी में तो आप ये नोट्स लिख लीजिए। ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, नोट्स में देखो। सबसे पहले अगर किसी एक सेट में एलिमेंट n ऑफ a मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ a, अगर एलिमेंट हैं टोटल n, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये कौन बताएगा? या मैं ये पूछूं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इज इक्वल्स टू पावर सेट की कार्डिनलिटी, है ना, p ऑफ a, और उसकी कार्डिनलिटी डेट इज 2 की पावर n। ये क्लियर है? सेकेंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता। ये क्या होता है? नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। ये पढ़ा, ये लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या बनेगा आपका? तीसरा पॉइंट ये बनता है कि अगर a क्रॉस b यूनियन c हमने किया, अब यूनियन क्या होता है? एक ऑपरेशन है भाई, ये क्रॉस यूनियन ये सब ऑपरेशन है, समझने की कोशिश करो। क्रॉस एक ऑपरेशन है, यूनियन एक ऑपरेशन है। किसके बीच में? दो सेट्स के बीच में। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ b 2,3 और c मैंने लिखा 1,2, तो b यूनियन c, यूनियन क्या है? एक ऑपरेशन है। ये क्या काम कर रहा है कि b और c के एलिमेंट्स को इकट्ठे लिख देना है, यूनियन लिख देना है। तो ये आपका हो गया 1,2,3। ठीक है, तो ये यूनियन हो गया। एक सेकेंड, क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? समझ आया? बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब क्या होता है? 1 2 3 आपको यूनियन करना है, डेट इज़ योर। ये लैपटॉप में चार्जिंग ही नहीं है, चार्जर लगाना पड़ेगा। और क्रॉस का मतलब क्या है? अब मान लो ए आपके पास होता a, b, तो अब आपको a को b यूनियन c से क्रॉस करना है। तो ये जो है ना, ये दो ऑपरेशन हैं, ये ओपन हो जाते हैं ऐसे, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। सिमिलरली अगर आपके पास इंटरसेक्शन में है तो भी सेम ही लगेगा। a क्रॉस b इंटरसेक्शन c अगर होगा तो कैसे लगेगा? a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ये हमने क्या किए? ये हमने दो ऑपरेशंस को एक साथ लिखा है। इन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन। हमने ऑपरेशंस को क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आर वी क्लियर टिल हियर? हिमांशु इज आस्किंग, ही वांट्स, क्या एक्सप्लेन करना है बेटा बताओ फिर से। यूनियन का मतलब होता है कि एक साथ लिखना है, जितने एलिमेंट बी में है और सी में है। और हमें पता है सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो देखो यहाँ 2 था और यहाँ 2 था, एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, तो हमने एक ही बार लिखा है 1,2,3। ठीक है? और ए क्रॉस बी यूनियन सी करने का मतलब है पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, फिर यूनियन करके ए क्रॉस। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली यहाँ इंटरसेक्शन हो, सिमिलरली एक और हो जाए a क्रॉस b माइनस सी हो। अच्छा, b माइनस सी क्या होता है? इसी केस में मुझे पहले ये बताओ b इंटरसेक्शन c क्या बनेगा? अगर ये दो सेट हैं तो इन दो सेट में इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो इंटरसेक्शन बन गया सिंगलटन 2। और b माइनस सी क्या बनेगा ये भी बता दो। b में से c को माइनस कर देना है आपको। b में से क्या करना है? c को माइनस कर देना है। b में से c कैसे माइनस होगा? b में एलिमेंट है 2 और 3, इसमें c में एलिमेंट है 1 और 2, तो 2 तो चला गया, तो b में क्या बचा? 3 बचा। b में बचा 3 ओनली। क्लियर है?
यस, तो B माइनस सी इज दिस, तो ओपन कैसे हो जाएगा, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, दिस इज योर ऑप्शन, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। यस, आर वी क्लियर टिल हेयर? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, क्लियर है? तो ये आपके ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं। अब जैसे आपके पास एक और चीज़ हो सिक्स्थ, ये नोट भी कर लो, मान लो अगर A इंटरसेक्शन B N है, A इंटरसेक्शन B में N का मतलब क्या है कि A और B दो एलिमेंट सेट है और उनके बीच में N एलिमेंट्स कॉमन है, तो यानी कार्डिनैलिटी पूछी गई है। कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर N है, भाई बार से जो है वो हम कार्डिनैलिटी भी डिनोट करते हैं और बार से हम या फिर हम N भी लिख सकते थे। टोटल इनमें एलिमेंट कितने, N कॉमन एलिमेंट हैं। आपसे ये पूछा जाए कि A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, यानी इनके इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, n स्क्वायर होगी। दो सेट के अंदर अगर कॉमन एलिमेंट n है तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, n स्क्वायर। ये सब आपको लिखना रहेगा, ये प्लीज़ आप लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिलेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये नोट्स जो है इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेना, इनके बेस्ड पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब क्योंकि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया है तो रिलेशन क्या होता है, एक्चुअली रिलेशन आपका सबसेट होता है किसका, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ठीक है, अब रिलेशन के अंदर एक चीज़ और भी होती है। अगर आपसे खाली ये बोल दिया जाए, सोचो रिलेशन इन सेट A, कहीं भी आपको ये लिखा है रिलेशन इन सेट A, इसका मतलब ये है कि जो दोनों ही सेट हैं वो A ही हैं। इसका मतलब क्या है, R जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है, A क्रॉस A का है। दोनों सेट कौन से लेने हैं आपको, A ही लेना है, तो A क्रॉस A हो गया। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली अगर अलग अलग दो सेट दे रखे हैं, A क्रॉस B, A अलग है B अलग है, तो आप बोलोगे सबसेट ऑफ A क्रॉस B। एनी हाउ रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, और हम रिलेशन को क्या कहते हैं, R जो है वो आपका कहाँ से कहाँ है, सेट A से सेट B जा रहा है। ये हम कहते हैं कि भाई पहले सेट से दूसरे सेट पे, अगर पहले A है क्रॉस B, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे फ्रॉम A टू B। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब है नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि रिलेशन क्या है, एक सबसेट है, R इज सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब A क्रॉस B के सबसेट, A क्रॉस B की कार्डिनैलिटी कितनी होती है, ये कौन बताएगा, A क्रॉस B की कार्डिनैलिटी कितनी है। कार्डिनैलिटी मैंने, ये बार का मतलब होता है, ये बार जो है वो कार्डिनैलिटी को डिनोट कर रहा है। कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर। A क्रॉस B एक सेट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, इसकी कार्डिनैलिटी है कि A की जितनी कार्डिनैलिटी होगी इनटू B की जितनी कार्डिनैलिटी होगी, यही तो होती है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B कितनी होगी, 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B, डेट इज 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ A इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ B। ऐसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ रिलेशन को। आर वी क्लियर? मतलब आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए, एग्जाम्पल हो आपके पास कि A के अंदर एलिमेंट हैं 5, B के अंदर एलिमेंट हैं 2, और पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो कैसे बताओगे। A टू B के अंदर जाने वाले रिलेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन यानी कार्डिनैलिटी पूछी है, वो क्या होगी, 2 की पावर A क्रॉस B का, यानी 2 की पावर A की कार्डिनैलिटी इंटू B की कार्डिनैलिटी, डेट इज 2 की पावर 5 इंटू 10, यानी 2 की पावर 10। आर वी क्लियर एयर? कितना आया,
2 की पावर 10 इज योर कार्डिनैलिटी, राइट है। तो ये होता है रिलेशन के अंदर कार्डिनैलिटी की बात। रिलेशन के अंदर अच्छा ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, ए सेट को क्या कहते हैं, डोमेन सेट कहते हैं, है ना। आर रिलेशन है ए से बी, इसके अंदर एलिमेंट होते हैं स्मॉल ए टाइप के, इसमें एलिमेंट होते हैं स्मॉल बी टाइप के। ए से जो बी में एलिमेंट जा रहा है, तो जो बी एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, इमेज, और ए एलिमेंट को कहते हैं प्री इमेज। क्लियर है। ए सेट को कहते हैं डोमेन और बी सेट को कहते हैं कोडोमेन। क्लियर है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इट इज सेम लाइक सेट। सेट आपको याद है, आप एक तो पढ़ते थे रोस्टर फॉर्म, एक पढ़ते थे सेट बिल्डर फॉर्म, और इसमें एक और फॉर्म आती है जिसे कहते हैं हम मैपिंग के थ्रू कह सकते हो, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या एरो रिप्रेजेंटेशन, एरो की फॉर्म में, है ना। एरो बोलो, ग्राफ बोलो, मैप बोलो, सो ऑन। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म में जब एलिमेंट आपके पास तुरंत, सेट बिल्डर में क्या होता है, सबसे पहले सेट बिल्डर समझेंगे। सेट बिल्डर मतलब सेट जो है वो बिल्ड किया जा रहा है धीरे धीरे, तो यानी आपको एग्जैक्ट सेट नहीं दिया गया है, आपको सेट बिल्ड खुद करना है। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल दिया जाए कि आपके पास पूछा जाए कि वो सारे एलिमेंट्स सेट बिल्डर के अंदर कोई भी एक रूल सेट किया जाता है ना, जो ए से बी में जाएगा, ए से बी सेट में जाएगा। अब मान लो ए सेट के अंदर, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट हैं 2 4। तो यहाँ पे आपको आर रिलेशन में लिखा जाएगा, आप आर के अंदर वो सारे ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे सच डेट आर इज इक्वल्स टू ऑल दोज ए कॉमा बी सच डेट ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड कर रहा है। अगर ये ना समझ आए कि इसका मतलब तो बी डिवाइड ए होता है, ये आपको फर्दर स्टडीज़ में समझ आएगा, तो मैं लिख देती हूँ इसको एक्सप्लिसिटली। ए डिवाइड्स बी, तो इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जब आपने आर को इस फॉर्म में लिख दिया, यानी एग्जैक्ट सेट ना लिखे, एग्जैक्ट रिलेशन ना लिखे, इन्होंने क्या लिख दिया, सिर्फ एक लाइन लिख दी ए डिवाइड्स बी। इसी का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इस आर के अंदर। ए बी को डिवाइड कर रहा है, 1 किस किस को डिवाइड करता है, पहला एलिमेंट 1 है, 1 डिवाइड करता है 2 को भी और 1 डिवाइड करता है 4 को भी, तो ये तो आ गया। फिर है 2 डिवाइड करेगा 2 को भी और 2 डिवाइड करेगा 4 को भी। फिर है 3 किसको डिवाइड करता है, 3 ना 2 को करता है ना 4 को, तो आर के अंदर सिर्फ ये एलिमेंट आ गए। क्लियर है। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। इसी को एरो फॉर्म में क्या लिखेंगे, एरो फॉर्म में हम लिखते हैं ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसके एलिमेंट हम यहाँ लिख लेते हैं। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 2 4 और ए के बीच बी के बीच में एक रिलेशन है आर। आर क्या है, एक रिलेशन। अब आपको एरो से बताना है 1 का किससे रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है। पहला एलिमेंट इधर देखो, रोस्टर फॉर्म में देखो, पहला एलिमेंट 1 2 पे जा रहा है, तो हम 1 से 2 पे एक एरो लगाएंगे। फिर 1 4 पे भी जा रहा है, तो 1 से हम एक एरो 4 की तरफ लगाएंगे। फिर 2 जो है वो 2 पर जा रहा है और 2 4 पर जा रहा है। तो ये बन गया आपका एरो रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन एक रिलेशन को आपके अंदर क्वेश्चन में जो है ना, ये ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में ये आ सकता है कि सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा और आपसे पूछ लिया जाए कि इस सेट बिल्डर फॉर्म को करेक्टली कौन सा ग्राफ बता रहा है, कौन सा एरो फॉर्म बता रहा है, कौन सा करेक्ट रोस्टर फॉर्म है। तो ये जो चीज़ है ये आपको एकदम करेक्ट पता होनी चाहिए। यहाँ तक क्या हम क्लियर हैं, बताइए, क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं। एक सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर सेट है, एक सेट ए टू बी, रिलेशन ए टू बी जाता है,
और रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। ए को कहते हैं डोमेन और बी को कहते हैं कोडोमेन। ए के एलिमेंट्स को, ए के जिन एलिमेंट्स, देखो इमेज इमेज किसे कहते हैं, बी के वो एलिमेंट्स, कैपिटल बी के वो स्मॉल एलिमेंट बी जिनको मैपिंग मिल रही है, यानी जब ए आर से कोई ए बी से रिलेटेड है, ऐसे भी लिखते हैं हम, ए इज रिलेटेड टू बी ए आर बी, एक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट की। या आप ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब अगेन सेम ही बात है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए बी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, जो रूल आर ने दिया है उस रूल के अकॉर्डिंग रिलेटेड है। या आप ऐसे लिख सकते हो ए आर बी, इसका मतलब भी यही है कि ए इज रिलेटेड टू बी। इमेज क्या होती है, जो जिस बी से कोई भी ए रिलेटेड है वो बी इमेज होता है। और प्री इमेज क्या होती है, प्री इमेज कहाँ बिलोंग करेगी, कैपिटल ए से, अगेन सच डेट ए किसी बी पे मैप हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इस एग्जाम्पल में आपके पास इमेज जो है ना वो क्या क्या बन रही है, इमेज दोनों बन रही हैं 2,4, दोनों ही इमेज हैं। और इस एग्जाम्पल में प्री इमेज की बात की जाए तो 1,2 ही प्री इमेज है, 3 किसी की प्री इमेज नहीं है। देख पा रहे हो, 3 किसी की यहाँ प्री इमेज नहीं है, तो प्री इमेज है 1,2, इमेज है 2,4। क्या हम यहाँ पे क्लियर है, इमेज प्री इमेज समझ आ रहा है। रेंज जो होती है वो सारे इमेजेस का कलेक्शन होता है। व्हाट इज रेंज, आपसे कोई रेंज पूछे, रेंज इज सेट ऑफ इमेजेस, इमेजेस का सेट। तो इस केस में दो ही कोडोमेन में एलिमेंट थे, 2 ही रेंज हो गए, तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर हैं। कोडोमेन मतलब दूसरे वाला सेट जो है उसे कोडोमेन कहते हैं। क्या हम यहाँ पे क्लियर हैं, सबको क्लियर है यहाँ तक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन 3 अलग अलग चीज़ों से, रोस्टर फॉर्म पता होनी चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म पता होनी चाहिए, एरो फॉर्म पता होनी चाहिए। डोमेन क्या होती है, पहला सेट, कोडोमेन दूसरा सेट। प्री इमेज क्या होती है, जिन प्री इमेज होती है पहले सेट से बिलोंग करती है। जिन इमेज के पास प्री इमेज है उन्हें प्री इमेज कहते हैं, जो मैपिंग हो रही है उसे इमेज कहते हैं। समझ आया ये चीज़, क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं, आगे चले। देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, अलग अलग प्रकार के रिलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, का मतलब होता है खाली रिलेशन, इसको हम वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका वॉइड रिलेशन। नोट्स आपके बराबर बनते रहने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड रिलेशन, यानी एक खाली रिलेशन है फाई। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई भी सेट ए गिवन हो तो फाई तो होगा ना हमेशा, फाई एक सबसेट होता है कि नहीं होता ए का। तो सिमिलरली हमें ये भी पता है कि रिलेशन किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो फाई जो है वो ए क्रॉस बी का भी तो सबसेट हो सकता है। अब हम जब जनरली बात कर रहे हैं यहाँ पे इस रिलेशन की, टाइप ऑफ रिलेशन की, तो हम ए क्रॉस बी ना लेके हम ऑलवेज ए क्रॉस ए लेंगे। आपके पास स्टेटमेंट आती है रिलेशन, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, रिलेशन इन सेट ए। रिलेशन इन सेट ए का मतलब है आर कोई रिलेशन है जो कि सबसेट है ए क्रॉस ए का, डोमेन भी ए है, कोडोमेन भी ए है, सेट सेम रहेगा। तो वॉइड रिलेशन का मतलब वो फाई जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इसी टाइप का तो होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ए का एलिमेंट ए से रिलेटेड ना हो। फाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है भाई, फाई किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का ही तो सबसेट है। फाई एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ये देखो, ये मैंने क्रॉस किया है, इसका मतलब नॉट है, या आप इसको इस तरीके से ना लिख के ए आर बी नॉट रिलेटेड, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी फॉर एनी, कोई भी ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए।
कोई एलिमेंट रिलेट ही नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। आर वी क्लियर हेयर? स्मॉल ए बी का मतलब होता है एलिमेंट, कैपिटल ए का मतलब सेट, उसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल रिलेशन? पूरा का पूरा यूनिवर्स ही आ गया एक रिलेशन के अंदर। पूरा यूनिवर्स का मतलब क्या है? रिलेशन एक सबसेट जो है जब सेट के बराबर हो जाए उसे हम यूनिवर्सल कहते हैं। यहाँ पे सबसेट क्या है? आर, और बड़ा सेट क्या है? ए क्रॉस ए। तो जब आर आपका ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए, ऐसे रिलेशन को कैसा रिलेशन कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ए आपके पास 1,2 है, तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन क्या बनेगा? आर क्या बनेगा? पूरा ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ए क्रॉस ए? मतलब ए का पहला एलिमेंट 1,1, 1,2, फिर दूसरा एलिमेंट 2,1, 2,2। क्या ये सबको समझ आ रहा है? यही है यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब। तो यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन, दीज आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशन विच वी कैन टॉक अबाउट। क्लियर है? तो यहाँ पे आर आपका फाई के बराबर होता है। एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन पूरे के पूरे ए क्रॉस ए के बराबर हो जाता है। फर्दर मूविंग ऑन वी हैव आइडेंटिटी रिलेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रिलेशन, इसको समझेंगे। अगेन देखो, हमें ये बात अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए कि आर एक रिलेशन है, वो एक सबसेट है ए क्रॉस ए का। जब भी पूछा जाए अ रिलेशन इन सेट ए, मतलब इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब इस पर्टिकुलर रिलेशन आर को हम आइडेंटिटी कब कहते हैं? भाई इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट होने चाहिए तब हम आइडेंटिटी कहेंगे। तो आप ये कहोगे इसे आइडेंटिटी, आर को आइडेंटिटी तब कहते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म समझने की कोशिश करना, इसे आइडेंटिटी तब कहते हैं जब आपके पास फॉर ऑल स्मॉल ए एलिमेंट बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, हर एक एलिमेंट के लिए ओनली ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। या मैं कहूँ इसको और कैसे लिख सकते हैं? और ए इज रिलेटेड टू ए। ए किससे रिलेटेड है? ए से ही रिलेटेड है। एग्जाम्पल, आपके पास ए सेट के अंदर दो एलिमेंट है अल्फा कॉमा बीटा। अगर मैंने आर रिलेशन लिखा हर ए के एलिमेंट के लिए, यानी अल्फा अल्फा एंड बीटा बीटा, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर मैंने आर ऐसे लिख दिया अल्फा अल्फा बीटा बीटा एंड अल्फा कॉमा बीटा, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ओनली ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट आने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए कॉमा ए टाइप के ही एलिमेंट आएंगे, उसके अलावा कोई टाइप के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। आर वी क्लियर ओवर हियर? डन है इतना? तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या बताया हमने कि सिर्फ अल्फा कॉमा अल्फा बीटा कॉमा बीटा। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाता कि आर खाली अल्फा कॉमा अल्फा है, क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ना तो ये रिलेशन है आइडेंटिटी, ना ये है, ये ही सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन है। ऑल्सो ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, फॉर अ गिवन सेट ए, ये नोट कर लो, फॉर अ गिवन सेट ए देयर एग्जिस्ट यूनिक आइडेंटिटी रिलेशन। सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो ये मैं आपको यहाँ नोट करवा देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब समझिए, फॉर एनी गिवन सेट कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट यूनिक, यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक, यूनिक आइडेंटिटी रिलेशन, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होता है। आर वी क्लियर ओवर हियर? Then we are going to learn about reflexive relation. What is reflexive? देखो, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर दो, उसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि आपके पास एक सेट ए गिवन है, गिवन सेट है ए, तो इसके अंदर ये कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, हर ए बिलोंगिंग के लिए, ए बिलोंग करने के लिए, अगर इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर से, तो वो रिफ्लेक्सिव है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास आर रिलेशन है, मान लो ये R1 है,
ये R2 है, ये R3 है, तो यहाँ पे R1 जो है वो आपका आइडेंटिटी है, R2 R3 आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन R3 जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इसने ये कहा है कि हर ए के लिए अल्फा अल्फा बीटा बीटा होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो तो अल्फा बीटा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा उसे, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली R4 मैंने लिखा यहाँ पे अल्फा अल्फा बीटा बीटा अल्फा बीटा बीटा अल्फा, क्या ये भी रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी, ये भी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एक ही कंडीशन है कि ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, एलिमेंट खुद ही के साथ रिलेट होना चाहिए। तो अल्फा कोमा अल्फा बीटा कोमा बीटा ये दोनों तो हैं, बाकी कुछ भी हो तो ये भी है। तो आप देख पा रहे हो एक गिवन सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दो। R3 भी रिफ्लेक्सिव है, R4 भी रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है। ऑल्सो हमने यहाँ से ये देखा R1 भी यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, दूसरा नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ये क्या कहता है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो तो रिफ्लेक्सिव होता है। आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव जो है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी, वो आइडेंटिटी जरूरी नहीं है अ आइडेंटिटी रिलेशन। ये प्लीज आप इस नोट को आप अच्छे से लिखेंगे। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी वाली ये बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, बट रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी हो। आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें सिंपल सी चीज़ है, एक सेट दे रखा है, अगर आपके पास ए बी से रिलेटेड है, किसके अंदर? इन रिलेशन आर के थ्रू, देन बी भी ए से रिलेटेड होगा। इतनी सी डेफिनेशन है सिमेट्रिक की और कुछ नहीं है। ए गिवन सेट है, अगर ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। या फिर इसको और ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस शुड इम्प्लाई बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो, आप पीछे जाके देखो, क्या R3 सिमेट्रिक है? R3 सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा तो है, बीटा अल्फा नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि इन R3 अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R3, अल्फा बीटा तो है लेकिन बीटा अल्फा नहीं है, बीटा अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू R3, तो नॉट सिमेट्रिक आ गया। कैसा है? नॉट सिमेट्रिक। जब हम बात कर रहे हैं R4 में, R4 में है, R4 में हर एक एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट जब आपको बताना हो, वैसे तो आपको प्रूविंग की ज़रूरत नहीं है, एक ही मार्क्स टिक करना है, तो आपको पता है कि अल्फ़ा बीटा भी है R4 में और बीटा अल्फ़ा भी है, बाकी तो रिपीटेड में है। तो ये सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक। समझ आया? सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन की सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, यानी दो एलिमेंट होने चाहिए, दो ऑर्डर पेयर होने चाहिए, तो ही आप चेक कर पाओगे। अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, देन A शुड बी रिलेटेड टू C। A किससे रिलेटेड होना चाहिए? C से। तो उसे कैसा रिलेशन कहते हैं? ट्रांजिटिव। अब अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो, A सेट आपके पास 1 2 3 और मैंने R5 रिलेशन बनाया है। आप सब लोग मुझे बताएंगे, आप सब लोग इसका आंसर बताएंगे कि क्या ये क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। R5 ट्रांजिटिव है कि नहीं ये बताना है। तो मैंने डाला 1,1 1,2 2,1। बताइए, क्या R5 सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है? पहले तो ये बताओ, क्या R5 आइडेंटिटी है? R5 की अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 टाइप का एलिमेंट कैसे हो गया? नहीं है। क्या रिफ्लेक्सिव है?
रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि इसमें 2,2 नहीं है, क्योंकि 2,2 नहीं है, इसलिए नहीं है। 2,2 बिलोंग नहीं कर रहा, इसमें भी 2,2 बिलोंग नहीं कर रहा। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक तो है, 1,2 है तो 2,1 है, तो सिमेट्रिक है। क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए देखो कैसे चेक करते हैं। अगर 1,2 है और 2,1 है, यानी बी ये एलिमेंट है ना, ये ए ये बी, ये बी ये सी, तो ए सी एलिमेंट क्या हुआ 1,1, क्या वो बिलोंग कर रहा है? यस। तो इसका मतलब R5 ट्रांजिटिव है। R5 कैसा रिलेशन है? इट इज ट्रांजिटिव। R5 is not identity, it is not reflexive, but it is symmetric and it is transitive. Are we clear till here? ये सबको समझ आ गया? Next we are going to learn about what is a equivalence relation. Simple है, a relation, एक ऐसा रिलेशन, ये सबको पता होगा। नहीं पता है तो साथ के साथ नोट्स लिख लो, और अगर आप नहीं साथ के साथ लिख पा रहे हैं तो फिर बाद में रिपीटेशन देख के रोक रोक के वीडियो को बना लेना, अभी समझने पे ध्यान दे लो, ठीक है। अ रिलेशन विच इज, कैसा है रिलेशन है? तीनों, विच इज रिफ्लेक्सिव, विच इज सिमेट्रिक एंड विच इज ट्रांजिटिव। एक ऐसा रिलेशन जो ये तीनों चीज़ हैं, उसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल मैंने लिया, सेट बिल्डर फॉर्म में दे दूँ, अभी तक रोस्टर फॉर्म में दिए थे सारे। एग्जाम्पल है इस टाइप का, आर इज़ अ रिलेशन एक्स कोमा वाई, यानी एक्स वाई से रिलेटेड है, सच डैट, कैसे रिलेटेड है? एक्स माइनस वाई इज़ इवन। अगर एक्स माइनस वाई जो वैल्यू है वो इवन होगी तो ही, और एक्स और वाई बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं? इनका सेट क्या है? ये बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। बताओ कौन सी फॉर्म में दे दिया? रोस्टर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया है। क्या ये इक्विवेलेंस है? इक्विवेलेंस मतलब पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि क्या एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो आप कैसे चेक करोगे रिफ्लेक्सिव के लिए? ये देखो, खुद से मतलब खुद, यानी x कॉमा एक्स कब होगा? x माइनस एक्स कितना होता है? 0, और 0 कैसा नंबर है? इवन, ठीक है, फिर तो रिफ्लेक्सिव है भाई। दूसरा है सिमेट्रिक। अब अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है r से, ये पहली कंडीशन होती है, अगर कर रहा है तो ही चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन है कि अगर x कॉमा वाई r से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? x माइनस वाई इवन है। अगर x माइनस वाई इवन है तो y माइनस एक्स भी इवन है, क्योंकि इंटीजर्स ले रहे हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ कंसिडर होंगे, तो y माइनस एक्स भी इवन है, तो इसका मतलब y कॉमा एक्स भी r से बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में कैसे चेक करेंगे? अगर इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r, अगर ये दो एलिमेंट मान लिए बिलोंग कर रहे हैं, तो बिलोंग कर रहे हैं का मतलब क्या है कि x माइनस वाई इवन है और y माइनस जेड इवन है। दोनों का ऐड करेंगे, इवन प्लस इवन कितना होता है? इवन प्लस इवन कितना होता है? इवन ही तो होता है। दोनों को ऐड कर दो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, कितना हो गया? ये कितना आ गया? इवन। तो इसका मतलब x कॉमा जेड कहाँ से बिलोंग कर रहा है? r से। तो ये ट्रांजिटिव भी है, और अगर ये तीनों हैं रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, तो ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है हम? सो दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। आर वी क्लियर ओवर हियर? ओके, नाउ लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या, अभी तक हमने सारे टाइप के रिलेशन पढ़ लिए, आज का हमारा काम था कि हमें रिलेशन पढ़ना है, टाइप ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि हमारे कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। नाउ लेट अस सी, आपके पास एक आर है, गिवन है, ये देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। 1,2 एलिमेंट है इसमें और 2,3 है। ये बताओ मुझे कि मिनिमम number of elements to be added in R to become equivalence relation.
मतलब देखो इसका क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इस आर के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं ऐड कर दूं कि ये कैसा रिलेशन बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अब हमें एलिमेंट से हमें ये यहाँ से ये तो दिख ही रहा है कि मान लो सेट, या तो सेट भी गिवन है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट हैं सेट में 1 2 3। तो इसको इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होने पड़ेंगे, सारे टाइप के एलिमेंट 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई। सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक कंडीशन इफ पे होती है, अगर बिलोंग करे तो ही बात करो। तो हम सिर्फ इसमें जो ऑलरेडी गिवन एलिमेंट है उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए, ये ध्यान भी रखना है, मैक्सिमम नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो अगर 1 2 है, वो तो ऑलरेडी है, तो क्या होना चाहिए 2 1। ठीक है, ओके। अगर 2 3 है तो क्या होना चाहिए 3 2। ओके, तो यानी सिमेट्रिक की बात हो गई। अब आ गई ट्रांजिटिव की बात। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, वो है ऑलरेडी। ओके, अगर 1 2 है, ये वाला एलिमेंट है, और 2 3 है, तो ट्रांजिटिव क्या कहेगा, 2 2 कॉमन आ गया, 1 3 भी होना चाहिए, तो इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो गया 1 3। अब अगर 1 3 है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 होना पड़ेगा। ओहो, ये भी ऐड हो गया। अब सिमिलरली 2 3 है, 3 2 है, 3 3 कॉमन, 2 2 है। अच्छा, ऐसे चेक करो 1 3 और 3 2 वो भी है। तो ये ही सारे एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट हमने ऐड कितने कर दिए, ये तो पुराना एलिमेंट है और ये भी पुराना एलिमेंट है, ये ऐड थोड़ी ना किए, तो ऑलरेडी थे, तो ऐड कितने किए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो हमसे आपसे सवाल पूछा गया था मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 7 ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जिनके ऐड करने पे ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस। पहले नहीं था, बट 7 ऐड करने पे ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आर वी क्लियर ओवर हेयर? किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। डन है। अब जैसे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, कैसे बताएंगे, आपको चेक करके मुझे बताना है। ये किस टाइप का रिलेशन है, आर में वो सारे ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट हैं सच डेट मॉड ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ए कॉमा बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। बताओ ये रिलेशन कैसा है, तीनों चीज़ बतानी है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस। ये चारों चीज़ चेक करके बताओ कि ये किस टाइप का रिलेशन हो गया हमारे पास। भाई पहला चीज ये है, मॉड ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी। तो अपना ही एलिमेंट क्या अपने बराबर होता है, पर उसकी मॉड वैल्यू देखनी है और रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब मैंने मान लो क्या ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी टाइप का, जैसे कि ए कॉमा ए, तो मैंने देख लिया -2 -2, क्या ये बिलोंग कर रहा है, ये कैसे बिलोंग करेगा, ये तब बिलोंग करेगा जब -2 का मोड लेस देन इक्वल टू होगा 2 के, -2 के, है ना। ये भी ए है, ये बी है, तो ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट चाहिए ना हमें। तो -2 का मोड कितना हुआ 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू है -2 के, नहीं, ये तो करेक्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। समझ आई, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, फिर से समझेंगे इसको जो इसने स्किप कर दिया। रिफ्लेक्सिव मतलब ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए। यहाँ पे सेट ए क्या है, रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में मतलब सारे एलिमेंट आ रहे हैं, -∞, से बिलोंग करता है आपका रियल नंबर सेट। अब इसमें से ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट सारे बिलोंग करने चाहिए, तब रिफ्लेक्सिव होगा। इसका मतलब कौन बिलोंग करना चाहिए, -2 -2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में,
इफ, तो क्या ये बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कब करता? अगर -2 लेस का मोड लेस देन होता -2 के मोड से, यानी 2 लेस देन होता -2 से, बट ये तो नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं बिलोंग कर रहा, तो यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमिलरली क्या सिमेट्रिक है? अब भाई सिंपल सी एलिमेंट है, 2,3 एलिमेंट ले लिया, आर में बिलोंग कर रहा है, हाँ, क्योंकि 2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू 3, 2 का मोड इज 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस पता है हमें। तो क्या 3,2 बिलोंग कर रहा है आर में? ये क्वेश्चन है। क्या 3 का मोड लेस देन 2 है? नो, ये तो है ही नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? यस, यस इट इज ट्रांजिटिव। कैसा रिलेशन है ये? ट्रांजिटिव टाइप का रिलेशन है आपका। ट्रांजिटिव कैसे होगा? ट्रांजिटिव होगा कि भाई आपका नॉर्मल सी चीज़ है, 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, 3,5 बिलोंग कर रहा है आर में, यानी 2 का मोड लेस देन इक्वल टू 3 है, 3 का मोड लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 2 का मोड लेस देन इक्वल टू 5 भी होगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। क्लियर है? सिमिलरली वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन। आप बताना मुझे, आपसे अगर पूछा जाए आर में वो सारे एलिमेंट हैं, ये सब मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ अभी, सच डेट a माइनस बी का मॉड इज ग्रेटर देन हाफ, और a कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आपके रियल नंबर से, यानी सेट एलिमेंट जो ए सेट था वो रियल नंबर है। बताइए इस रिलेशन में बताना है क्या क्या रिलेशन है, आइडेंटिटी है क्या? जैसे ही आप a कॉमा ए टाइप का एलिमेंट लोगे ना, तो a माइनस ए का मोड तो 0 हो गया, और 0 1/2 से बड़ा तो है नहीं, तो इसका मतलब a कॉमा ए तो बिलोंग नहीं कर रहा आर में, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करोगे? आपके पास ऑप्शंस ऐसे आते हैं 1 2 3 4, आपको टिक करना होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, इक्विवेलेंस के लिए। सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करेंगे? मान के चलते हैं कि मान लो ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड का मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज a माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन है हाफ से, तो मॉड वैल्यू ली है, तो b माइनस ए की मॉड बराबर होगा a माइनस बी का मॉड। भाई मॉड वैल्यू ये दोनों बराबर ही होंगी ना, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, तो यानी b रिलेटेड हो गया a से, तो यानी सिमेट्रिक तो है। सिमिलरली ट्रांजिटिव चेक करो, बताओ मुझे, होमवर्क है ये आपका, आपको चेक करके मुझे बतानी है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इज इट ट्रांजिटिव ऑल्सो? ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन। और किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? अभी मैंने पूछ लिया कि लेट्स से अ प्लेन कंटेन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और रिलेटेड कैसे हैं? सच डेट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है, या ऑरिजिन ही मान लो। रिमेंबर ओ ए क्या होता है? डिस्टेंस होता है ना ए से, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में वेक्टर नहीं पढ़ रहे हम। ओ ए क्या है? एक डिस्टेंस है, ओ बी क्या है? एक डिस्टेंस है। ओ क्या है? फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है, तो यानी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है अगर दो पॉइंट्स का इक्वल, तो ए और बी क्या है? रिलेटेड हैं। अब ये बताओ क्या इज आर इक्विवेलेंस रिलेशन? अब देखो सिमिलर सी चीज़ है, हमें ये तो पता ही है, ओ ए इज इक्वल्स टू ए, डिस्टेंस ये तो बराबर होगा ही, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया।
रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तो पॉइंट ए कॉमा ए टाइप का है। हमें ये भी पता है अगर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, डिस्टेंस तो बराबर ही होता है, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए है, तो यानी सिमेट्रिक भी हो गया। सिमिलरली अगर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है, तो यहाँ से ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो गया, यानी ए जो है वो रिलेटेड हो गया सी पॉइंट से, तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो देयरफॉर कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। आर वी क्लियर ओवर हियर? यहाँ तक सबको समझ आया? रिलेशन तक सबको समझ आना चाहिए, यहाँ तक किसी को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारा मेन मुद्दा था कि हम आपको रिलेशन जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, अब एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ एक और क्वेश्चन। ये देखिए, ए आपके पास एक क्वेश्चन है, आर एक रिलेशन है, ए कॉमा बी इस तरीके से डिफाइन किया गया है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। n क्या है, कोई फिक्स्ड नंबर है, और a और b कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर सेट से। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, इंटीजर सेट को हम कैपिटल Z या कैपिटल I से डिनोट करते हैं, एक ही बात है। हाँ भाई, इसके बारे में बताओ, रिलेशन बताओ, किस टाइप का रिलेशन है, टाइप ऑफ रिलेशन। आइडेंटिटी है क्या, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, कैसा है? a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, किसी भी एक फिक्स्ड नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब पहली ही पॉइंट देख लो, अगर मैंने a कोमा ए ले लिया तो मतलब क्या है, a माइनस ए कितना हुआ, 0। 0 तो डिविजिबल है किसी भी नंबर से, तो ये तो ट्रू है, तो इसका मतलब a रिलेटेड है a से, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, दूसरा मान के चलते हैं कि अगर a रिलेटेड है b से, a b से रिलेटेड है, यानी a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है n r में, तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी डिविजिबल है n से। अगर a माइनस बी n से डिविजिबल है तो इसका मतलब b माइनस ए भी n से डिविजिबल है, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, नेगेटिव भी डिविजिबल है, तो अगर ये डिविजिबल है तो b रिलेटेड हो गया a से, तो सिमेट्रिक भी है। ओके, थर्ड बचा, अगर a b से रिलेटेड है एंड b c से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी डिविजिबल है n से एंड b माइनस सी डिविजिबल है n से, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड भी जो होता है वो डिविजिबल होता है सेम नंबर से, ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई n, तो यानी a इज रिलेटेड टू c, तो यानी ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर किस टाइप का रिलेशन है ये, इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। आर वी क्लियर हियर? हाँ भाई, क्या ये चीज़ सबको समझ आई? क्या हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आया कि नहीं आया? आ गया, राइट है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताओ, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली, और पेपर है ना मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है। कंसेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हारी। अब देखो, आपके पास क्वेश्चन दिया है, स्ट्रेट लाइंस हैं आपके पास, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस हैं, और लाइन जो हैं आर एक ऐसा रिलेशन है सच डेट लाइन जो है आर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, लाइन 1 लाइन 2। अब ये अगेन बताओ कौन से टाइप का रिलेशन है, बताओ कौन से टाइप का रिलेशन है, आर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब पहली बात बताओ,
क्या L1 कोमा L1 R में बिलोंग कर सकते हैं? इसका मतलब ये कि क्या लाइन खुद ही के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं भाई, लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है पर खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। नो, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नंबर 2, अब मान लेते हैं कि L1 और L2 रिलेटेड हैं R से। रिलेशन का मतलब क्या है कि लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ये इस तरीके की लाइन है, ये L1 ये L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब L2 L1 के परपेंडिकुलर। एक ही तो बात हुई, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कौन सी किसके परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। तो इसका मतलब L2 और L1 क्या है, वो रिलेटेड हैं। तो यानी कैसी हो गई, सिमेट्रिक की बात हो गई। अब ट्रांजिटिव यहाँ पे ट्रिक है, ये आपको खुद सोचना है। ये देखो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के बारे में कौन बताएगा? अब तुम खुद सोचना। मैंने ना 3 लाइन बनानी है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस इज L1, इट इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, है कि नहीं? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो मैंने बनाया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। इज L1 परपेंडिकुलर टू L3? क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं? ये देखो, ये रहा L1 और ये रहा L3। L1 और L3 तो पैरेलल हैं, तो ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव इज द आंसर। क्लियर है? यस देवांश, सिमेट्रिक इट इज, एंड साक्षी वेरी नाइस, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। L1 एंड L3 पैरेलल हो गए आपके। तो आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? नो, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। और अब आपको लिखने की दिक्कत नहीं करनी है कि कब देयरफॉर लगाना है, कब इक्वल टू लगाना है, सब ऑप्शनल पेपर आएगा। तो तुम्हें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बिठानी है अपने दिमाग में, रिलेशन क्या होता है। क्लियर है? तो आज की क्लास को एक बारी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा सेट। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने आते हैं? मान लो n है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, वो किसके बराबर होता है? कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट के बराबर होता है। कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट, जो कि क्या हो गया, 2 की पावर n। इसे कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट या कार्डिनैलिटी, या पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, है ना। और क्या पढ़ा हमने? 2 सेट को इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट जब बोला जाए सेट्स, 2 सेट्स को इक्विवेलेंट कब तब कहेंगे जब 2 सेट्स की कार्डिनैलिटी बराबर हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। इक्वल सेट कब कहेंगे? इक्वल सेट तब कहेंगे 2 चीज़ होती हैं, कार्डिनैलिटी भी बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो, और एलिमेंट्स भी बराबर हों, AI भी BI के बराबर हो। समझ आया? इसके बाद हमने ये पढ़ा कि A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, या फिर A क्रॉस A कैसे निकालते हैं। ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। हमने ये भी देखा कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, यानी कॉम्यूटेटिव नहीं होता, नॉट कॉम्यूटेटिव। कौन नहीं होता कॉम्यूटेटिव? कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होता कॉम्यूटेटिव, और तो कौन ही नहीं होगा, जो पढ़ रहे हैं वही नहीं होगा। तो A क्रॉस B सॉरी इज नॉट कॉम्यूटेटिव टू B क्रॉस A। फिर हमने रिलेशन पढ़ा, हाँ जी, नहीं एलिमेंट पढ़ेंगे उससे पहले। A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट हैं? जितने A में हैं इनटू जितने B में हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा R क्या होता है? R तो सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो नंबर ऑफ R कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर A क्रॉस B की कार्डिनैलिटी, ये कितनी होती है? 2 की पावर n ऑफ A इंटू n ऑफ B। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन की गड़बड़ मत करके आना, ठीक है। और लास्ट हो गया, कोई नहीं, यहाँ पे और बता देती हूँ। अगर आपके पास A इंटरसेक्शन B में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर n एलिमेंट्स कॉमन हैं, ये देखो इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी बोली गई है, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट कॉमन होंगे? n² एलिमेंट कॉमन होंगे, यानी 3 कॉमन है तो यहाँ 9 कॉमन होंगे।
क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा वॉइड रिलेशन यानी एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज की क्लास में हमने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। प्लीज़ ये जो हैं आप पढ़ लो, और शाम तक आज की कक्षा के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। तो हमारा जो टेलीग्राम पेज है या जो ग्रुप है हमारा, उस पे मैं आपको असाइनमेंट दे दूँगी आज की क्लास का, वो प्लीज़ सॉल्व कर लेना। टेलीग्राम पेज क्या है हमारा, क्योंकि व्हाट्सएप पर लिमिटेशन आ जाएगी, हर किसी को हम वो नहीं कर पाएंगे, तो आपका लिंक डाल देंगे नीचे, और बाकी मैं लिख देती हूँ AP क्लासेस CUET, इसी नाम से चैनल है, AP क्लासेस के नाम पे, AP क्लासेस CUET के नाम से आपका ग्रुप है। आप प्लीज़ उसमें ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अब फर्दर धीरे धीरे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी यहीं दी जाएगी। और आपके अभी नेक्स्ट जो है वो एप्टीट्यूड की क्लास होगी प्रमोद सर के साथ, वो IIT दिल्ली से हैं, वो आपको एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, तो ज्वाइन कर लेना। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो, वैसे आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक में एक इंग्लिश होती है, एक आपका सब्जेक्ट है जो CUT में आएगा, जो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स हो गया, और फिर जर्नल है। इंग्लिश आप खुद कर ही लोगे, सब्जेक्ट मैथ्स हम करवा रहे हैं, और जर्नल टेस्ट के अंदर मेजर पोर्शन जो है जर्नल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का आता है, ये दोनों चीज़ हम करवा रहे हैं आपको। और प्लीज़ बने रहिए यूट्यूब पर इसी तरीके से जब तक हम ऑफलाइन नहीं शुरू कर पा रहे हैं। कोशिश पूरी है कि और 2-3 दिन में, आने वाले दिन में लगा हुआ है सेटअप लग जाएगा, तो शालीमार बाग में ही हमारी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तब तक के लिए सिर्फ हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं 2-4 दिन, जब तक ये चल रहा है, तो आप कनेक्ट रहिए। ऑलराइट, सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। अगर कोई भी डाउट है आज की क्लास को लेके, आप ग्रुप में पूछ लेना। आप ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो डाउट भी पूछ सकते हो आप इस ग्रुप के अंदर। ख़त्म हो गया। एनीवे, आप इस ग्रुप के अंदर जो हैं वो डाउट भी अपने पूछ सकते हो। प्लीज़ आस्क डाउट हेयर, ओके? ऑल राइट, सो थैंक यू एवरीबडी, हैव अ ग्रेट इवनिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय।